2 अक्टूबर का दिन हम भारतीयों के लिए बहुत ही विशेष दिन होता है और इसकी भी दो वजह हैं। और वजह ये है क्योंकि इसी दिन भारत के दो महान विभूतियों की, बहुत ही महान व्यक्तित्व की जयंती पड़ती है, जिनमें से एक जो हैं वो लाल बहादुर शास्त्री जी हैं और दूसरे हैं राष्ट्र के पिता श्री महात्मा गांधी जी, जिनको लोग सब बापू जी के नाम से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का तो भारतीय इतिहास में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। उन्होंने अगर देखा जाए तो एक सिस्टमैटिक बजट को इंट्रोड्यूस करने का काम इन्होंने ही किया था। लेकिन जो हमारे बापू जी थे, जो राष्ट्रपिता थे, इनका भी भारतीय इतिहास में अनंत योगदान रहा है, जिसको बखान कर पाना मतलब छोटा मुंह बड़ी बात वाली हो जाएगी। लेकिन इसका एक मेजर पोर्शन की कंट्रीब्यूशन का जो एक मेजर पोर्शन रहा है वो हमेशा से ही वुमेन्स की तरफ रहा है। इन्होंने महिलाओं के सुधार को लेकर, महिलाओं के हर एक चहुमुख विकास को लेकर हमेशा प्रयास किया। और इसीलिए आज के इस वीडियो में बापू के जयंती के दिन, आज के इस वीडियो में हम महिलाओं के संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फेमिनिज्म का या नारीवाद का है, इसके बारे में बात करेंगे कि ये आखिर है क्या, इनकी ओरिजिनेशन कैसे हुई, इनका तात्पर्य क्या है और ये कैसे कैसे इवेल्युएट हुआ, कौन कौन से मूवमेंट हुए, भारत में कहाँ से आया। और सबसे स्पेशल चीज़, कुछ सजेशंस जो मेरी तरफ से, जो मेरे पर्सनल ओपिनियन हैं, जो कि इसमें योगदान करेंगे, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो फेमिनिज्म के इस वीडियो को और नारीवाद के इस वीडियो को बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो वीडियो को प्रारंभ करने के पूर्व बता दें कि ये टॉपिक जो है सजेस्ट किया गया है हमारे परम मित्र महेंद्र मिश्रा जी के द्वारा, जिनको हम लोग माही बोलते हैं। उन्होंने ये टॉपिक सजेस्ट किया है और ऐसा सुअवसर था कि आज जिस दिन मुझे ये वीडियो बनाना था उसी दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती भी पड़ गई। तो मैंने कहा यार दोनों को एक साथ ही लपेट लेते हैं। बेसिकली अगर फेमिनिज्म शब्द की बात की जाए तो इसकी ओरिजिनेशन बहुत ही पुरानी, ये 18वीं शताब्दी के आसपास इसका ओरिजिनेशन हुआ था और इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा इतिहास है। अगर कैम्ब्रिज डिक्शनरी की माने, क्योंकि कैम्ब्रिज वालों ने सबसे पहले फेमिनिज्म टर्म को डिफाइन किया था, तो उनके अनुसार फेमिनिज्म का मतलब हर वो बेसिक ह्यूमन राइट देना है एक वुमेन को जिनसे उन्हें हमेशा वंचित रखा गया है, जिसमें कि शिक्षा का अधिकार और बाहर सोशल लाइफ में एक्टिविटी वगैरह का अधिकार, वोट करने का अधिकार, पॉलिटिकल, सोशल, रीजनल, हर एक एस्पेक्ट में उनको बराबर के राइट्स प्रोवाइड करना, उनको बराबर के चांस, अपॉर्चुनिटीज़, अवसर को प्रदान करना, यही फेमिनिज्म का, यही नारीवाद का वास्तविक मतलब है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर इस फेमिनिज्म की फाउंडर कौन रही हैं। सबसे पहले इसको प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो इसको प्रारंभ करने का श्रेय जाता है मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट को, जिन्होंने एक अपनी बुक लिखी थी 1792 में, 1792 में, जिसका नाम था ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। और इसमें इन्होंने वुमेन्स को एजुकेशन की बात की थी, महिलाओं को एजुकेशन दिलाने की बात की थी कि महिलाओं को भी पुरुषों की भांति ही बराबर एजुकेशन का, शिक्षा का राइट मिलना चाहिए। उसके बाद फेमिनिज्म टर्म को सबसे पहले उपयोग किया था चार्ल्स फोरियर ने। तो चार्ल्स फोरियर ने फेमिनिज्म टर्म को सबसे पहले उपयोग किया था और उसके बाद से ये फ्रांस के बाद फिर नीदरलैंड के बाद यूएस, यूनाइटेड किंगडम और इन सब राष्ट्रों में होते होते लगभग पूरे विश्व में फैल गया। अब इसके फैलने के पीछे की जो वजह है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी चीज़ है, तो इसके पीछे जो वजह है जो इसको एग्जिस्टेंस में लाया वो भी बड़ी होनी चाहिए। तो इन वजह को, इन मूवमेंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें पहला आता है फर्स्ट वेव, दूसरा आता है सेकेंड वेव और तीसरा आता है थर्ड वेव। फर्स्ट वेव को हम कहते हैं कि ये वो एक मूवमेंट था जो कि वुमेन्स सफ्रेज मूवमेंट के तौर पे जाना जाता है, अर्थात महिलाओं के मताधिकार से संबंधित राइट्स से जो पूरा एक मूवमेंट चला था उसको हम फर्स्ट वेव के अंतर्गत लाते हैं। दूसरा जो वेव आया था वो वुमेन्स लिबरेशन मूवमेंट के तौर पे आया था, जिसके अंतर्गत महिलाओं के सोशल और लीगल स्टेटस को लेके लड़ाई लड़ी गई थी, उसको आवाज़ उठाया गया था, उसके खिलाफ स्वर मुखर किया गया था। और जो तीसरा वेव आया था वो फोकस कर रहा था, वो पूरा उसका बेस
कोर कॉन्सेप्ट था वुमेन्स की इंडिविजुअलिटी और उनकी डाइवर्सिटी के बारे में, यानी उनकी इंडिविजुअलिटी, उनके व्यक्तित्ववाद को और उनका जो एक डाइवर्सिटी है, उनमें जो भिन्नता है, उनको स्वीकार करने को लेकर जो एक तीसरा मूवमेंट हुआ था वो थर्ड वेव के तौर पे हम जानते हैं। और जो चौथा और सबसे रिसेंट का मूवमेंट है जिसको हम जानते हैं, जो पूरा ले डाउन कर रहा था एक तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और रेप कल्चर को लेके, जिसको आप सब जानते होंगे, जो अभी कुछ समय पहले ही ट्रेंड चला था जिसको हम मी टू मूवमेंट कहते हैं। तो ये जो आता है ये फोर्थ मूवमेंट के अंतर्गत, फोर्थ वेव के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत ही कम शब्दों में मैंने बखान किया है कि फेमिनिज्म का इतिहास को आप इन पार्ट्स के अंतर्गत लाकर पढ़ सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो यक्ष प्रश्न आता है वो ये आता है कि आखिर ये फेमिनिज्म जब भाई शुरू फ्रांस में हुआ, फ्रांस फिर नीदरलैंड फिर यूके फिर यूएसए, भारत में कहाँ से आया, या फिर भारत में इतिहास इसका कैसे प्रारंभ हुआ। तो भारत में अगर बात करें वैदिक कल्चर की, तो वैदिक कल्चर में, जब मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूँ कि शास्त्रों में कभी भी महिलाओं को किसी भी तरह के भेदभाव से रोका गया, हमेशा उनके महिमा का बखान किया गया है। इसका आप स्पष्ट ज्वलंत उदाहरण इसी से लग सकते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पुरुषों के नाम के आगे श्री लगाया जाता है, जैसे श्री फलाने राम ठिमकाने। तो ये जो श्री शब्द होता है ये महिलाओं को ही डिनोट करता है, ये नारीवाद को पूरी तरह से एक्सेप्ट करता है, उनको सम्मान देने के लिए ही लगाया जाता है। तो इसलिए वैदिक कल्चर पे, वैदिक सभ्यता पे नारीवाद के विषय में या नारियों की हीनता को या इनके लोअर स्टेटस को लेके कोई भी प्रश्न उठाना पूरी तरह से गलत है, नाजायज़ है। नारियों के जो कंडीशन रही है, स्टेटस रही है, उसमें गिरावट लाने का पूरा काम मध्यकाल में भारत का जो मेडिवल इंडिया रहा है उसमें, और जो अंग्रेज़ों का पीरियड रहा है उसी में किया गया है, जहाँ पर महिलाओं को एक पर्सनल एंटिटी न समझकर ऑब्जेक्ट माना गया, उनको एक विषय वस्तु की तरह ट्रीट किया गया, और जिसकी वजह से कई सारी कुरीतियाँ प्रारंभ हुई और इसके अगेंस्ट कई सारे मूवमेंट हुए। अब भारत के अंतर्गत हम फेमिनिज्म का जो पूरा इतिहास है उसको 3 स्टेजेस में बांट सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहला स्टेज है वो औपनिवेशिक काल का है, कॉलोनियल पीरियड का है, जिस काल में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवाओं का विवाह रोका जाता था, विधवाओं का एक शोषण किया जाता था, ये महिलाओं में अशिक्षा वगैरह ये सब करके बहुत सारी कुरीतियाँ थी जिसको लेकर कोई इतना सवाल नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि औपनिवेशिक काल था, ब्रिटिश के हाथ में पूरा शासन था। लेकिन फिर भी हमारे भारत में कुछ महान विभूतियाँ उन्होंने जन्म लिया जिन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ मुखर की, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, और उसके बाद ज्योतिबा बाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती और पंडित रमाबाई और सर सैयद अहमद खान। ये कुछ ऐसे नाम रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले औरतों की दशा में सुधार को लाने को लेकर एक आवाज़ मुखर किया था। दूसरा स्टेज जो आता है वो कॉलोनियल पीरियड में ही आता है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट मूवमेंट चल रहे थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष चल रहे थे, उस दौरान जो मूवमेंट फेमिनिज्म को लेकर किए गए, नारीवाद को लेकर किए गए, वो इस सेकेंड स्टेज के अंतर्गत आते हैं, जिसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और श्रीमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, जिनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोलते हैं। तो इन्होंने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया, और इन्हीं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप उस टाइम पे 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉज पास हुए थे, जिनको हम भारतीय महिला संघ की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप, और दूसरा 1929 में शारदा एक्ट पास हुआ जिसने महिलाओं की दशा में सुधार लाने का पूरा प्रयास किया था। साथ ही साथ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के साथ कई सारे बड़े व्यक्तित्व ने, महान व्यक्तित्व ने फिर से वही प्रथाएं, पर्दा प्रथा, छुआछूत और जो जाति प्रथा थी, सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब से लड़ने में पूरा एकदम सक्रिय योगदान, एक एक्टिव कंट्रीब्यूशन किया था। और थर्ड वेव, जो थर्ड स्टेज आता है वो प्रेजेंट टाइम का आता है। प्रेजेंट टाइम आप लोग खुद ही देख रहे हैं कि किस हालात से निकल के, कहाँ से निकल कर महिलाएं कहाँ तक आई हैं। इन्होंने कितनी गंदी स्थिति से लेके कितनी बेहतर स्थिति अभी प्राप्त की है, फिर भी कुछ समस्याओं से वो लगातार झेलनी है, जैसे रूरल एरियाज़ में छुआछूत की समस्या, बाल विवाह की समस्या, और अभी तो दहेज प्रथा, दहेज हत्या, ये सारी समस्याएं हैं जिनसे वो हमेशा से जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ उनके साथ किसी न किसी तरह का सेक्सुअल वायलेंस, टॉर्चर वगैरह भी कमिट किया जा रहा है। सरकार हालांकि प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार के द्वारा संपूर्ण नियंत्रण करना संभव नहीं है। इसलिए मेरा सजेशन ये है, अब आ जाते हैं सबसे आखिरी वाले पॉइंट पे, जो मेरा सजेशन है कि महिलाओं के
पोजीशन में सुधार कैसे लाया जा सकता है उस पर। तो एकमात्र सजेशन ये है कि राष्ट्र की सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जब इसे पर्सनल लेवल पे हर एक एंटिटी के द्वारा, फेमिनिज्म का मतलब यही नहीं कि हमेशा वुमेन ही, औरत ही अपने लिए टेक ले, हमेशा औरत ही अपने लिए फेवर ले, औरत ही अपने लिए युद्ध करे। पुरुष को भी इनके साथ बढ़कर साथ में आना चाहिए। और अगर पुरुष भी इसमें फेमिनिज्म का समर्थन करते हैं तो ये गलत नहीं होगा और ये उनके लिए पूरी तरह से बेहतर होगा। साथ ही साथ यहाँ पर पेरेंट्स से कुछ निवेदन है, कुछ उनको सजेशन है कि आप अपने बच्चों को अपने द्वारा लिए गए फैसलों पर, अपने द्वारा लिए गए चीज़ों पर चलाने से बेहतर है कि उनको निर्णय लेना सिखाइए। लड़कियों को, अपनी बालिकाओं को निर्णय लेना सिखाइए, क्योंकि आप जो निर्णय लेंगे फिर उस पर उन्हें चलाएंगे तो ऐसा ऐसा करके आप धीरे धीरे उन्हें कमज़ोर कर देंगे। आप कब तक उनके साथ बने रहेंगे? एक बार, दो बार, 10 साल, 15 साल, 20 साल, किसी दिन तो आप उनके साथ नहीं होंगे और तब उनको बहुत ही कमज़ोरी फील होगी। तब उनको लगेगा कि यार पहले तो पापा निर्णय लेते थे, पहले पापा मेरे लिए डिसीज़न लेते थे, अब हम इससे कैसे डील करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि आप लड़कियों की डिसीज़न मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करिए और हर चीज़ उनके ऊपर थोपने से बचिए। उनको सशक्त बनाइए, उनको मजबूत बनाइए। और इनमें इतना कैपेसिटी है, इनमें इतना बल है, इतना साहस है कि लड़कियों को अगर आपने छोड़ दिया ना, खुली शेरनी है, काट के खा जाएंगी। तो इनके फैसले आप खुद लेने के बजाय इनको आप अथॉरिटी दीजिए कि ये अपने फैसले खुद लें। क्योंकि एक इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं कैविएट एम्प्टर, यानी कि लेट द बायर बिहेवियर, यानी कि जो बायर खरीद रहा है सामान उसको खुद निर्णय ले दीजिए। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने इंटरेस्ट का, अपने हित का सबसे बेहतर जज होता है। तो अगर आप उनको खुद अपना निर्णय लेने देंगे तो ऐसा ऐसा करके वो धीरे धीरे उनकी डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगी, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और वो बाहर चल के बाहर की दुनिया में चीज़ों को और भी अच्छे तरीके से कर सकेंगी। सेकेंड थिंग जो कि लड़कियों से है, लड़कों से है, महिलाओं से है, कि अगर आपको आपके घर वाले स्वतंत्रता दे रहे हैं तो वो स्वतंत्रता एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। यहाँ पर दो शब्द हैं, द फर्स्ट वन इज़ स्वतंत्रता और द सेकेंड वन इज़ स्वच्छंदता। दोनों में अंतर है। इंग्लिश ग्रामर की औकात नहीं है कि इनके शब्दों के बीच में डिफरेंस कर पाएँ। स्वतंत्रता हमेशा एक उत्तरदायी के साथ आता है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है कि अगर आपको स्वतंत्रता मिली हुई है तो आप कुछ भी ऐसा काम ना करें जिसके परिणाम गलत हों। यानी आप कोई भी काम कर रहे हो वहाँ पे एक रीज़नेबल एक काउज होना चाहिए, एक रीज़नेबल वजह होनी चाहिए जो कि आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करे। स्वच्छंदता का मतलब होता है एक एब्सोल्यूट फ्रीडम, जिस पे कोई भी तरह का अंकुश, किसी भी तरह का रोक नहीं होता और ये चीज़ नुकसान करता है। तो लड़कियों, स्वतंत्रता पे आप ज़्यादा जोर दीजिए सिवाय स्वच्छंदता के। आप स्वच्छंदता की तरफ मत जाइए। स्वतंत्रता एक तरह से शेर की चाल है। शेर जो अपनी चाल चलता है, किसी और जाता है तो उसके जाने के पीछे एक वजह होती है कि किस वजह से वो उस तरफ जा रहा होता है। वो बिना सोचे समझे किधर भी नहीं चल देता। अगर वो राइट को जा रहा है तो उसको पता होता है या फिर वो खाना लेने जाएगा या फिर उस एरिया पे अपना आधिपत्य करने जाएगा। और स्वच्छंदता होती है हिरण वाली। हिरण होते हैं ना, कुलांचे भर भर के किधर भी चल देते हैं। एक बार उन्होंने कुलांचे भरना शुरू किया तो वो देखते नहीं कि कहाँ जा रहे हैं, दाहिने जा रहे हैं, बाएँ जा रहे हैं, लेफ्ट राइट, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें बस कुलांचे भरना होता है और ऐसा ऐसा करके वो उस जगह पे पहुंच जाती हैं जहाँ से लौटना संभव नहीं होता, जहाँ से उनको नुकसान ही होता है। कोई शेर, कोई वन्य जीव उठा ले जाता है, खा लेता है और फिर भाई हिरण चिल्लाएं कि हमारे साथ अन्याय हुआ, तो ये गलत होगा। इसलिए हमेशा आप स्वच्छंदता और स्वतंत्रता के बीच में डिफ्रेंशिएट करिए, स्वतंत्रता को एंजॉय करिए और स्वच्छंदता से बचिए। तो आज के इस वीडियो में नारीवाद के इस विषय के बारे में बस मुझे इतना ही ज्ञान है। इतना कुछ पढ़ने के बाद मैं इतना ही बोल पाऊंगा। बाकी के लॉ से रिलेटेड वीडियोस, पॉइंट्स, टॉपिक, जजमेंट और अमेंडमेंट के लिए हमारे साथ बने रहिए। मेट्रोलॉजी का ये सेगमेंट हमारा चलता रहेगा। हर संडे को नया वीडियो अलग अलग टॉपिक के साथ आएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर कोई वीडियो बनाऊँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।